नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनको कभी कभी पढ़ते हुए आपको रुचि की अनुभूति होती है और कभी कभी लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, तो हर उस चीज़ को जो नामुमकिन सी लगती है उसको मुमकिन करने के लिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही विषय। जी हाँ, हमारे तमाम छात्र छात्राएं जो हमें निरंतर रूप से देखते हैं और संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि अब हम निरंतर आपके लिए कुछ ऐसे सेशंस आयोजित करेंगे जिसके माध्यम से आप संस्कृत इस विषय से मुख बिल्कुल नहीं मोड़ पाएंगे। तो हमारा आज का ये पहला सेशन है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टेलीविज़न, रेडियो, यहाँ तक कि अखबार जो आपके घरों तक पहुँचते हैं, वहाँ पर भी संस्कृत ने एक अपना नया आकार लिया है। यानी कि इस भाषा का परचम अब इस दिशा में भी ज़ोर ज़ोर से लहरा रहा है। तो मित्रों, बताना चाहूँगी इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं। आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, जो कि संस्कृत न्यूज़ प्रसारक हैं आकाशवाणी में, ये आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने किताबें लिखी हैं और उन किताबों में से संस्कृत जर्नलिज्म यानी कि संस्कृत पत्रकारिता पर इन्होंने बहुत सी सारी बातें लिखी हैं। अगर आपको कभी समय मिले ज़रूर इसे पढ़िएगा। इसमें संस्कृत पत्रकारिता की वो तमाम बातें हैं जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतिहास हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने इस किताब में आधुनिक स्वरूप भी प्रदान करने की कोशिश की है। तो वक्त को बिना ज़ाया किए मैं चाहूँगी मैं एक बार फिर से स्वागत करूँ डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का और जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएँ हमें देख रहे हैं और आगे भी यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, उन्हें इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चाहूँगी कि आप इसका आगाज़ करें। धन्यवाद गीतिका। संस्कृत भाषा की बात जब भी आती है तो एक विशेष रूप से लोगों के मन में ये लगता है कि संस्कृत यानी बहुत प्राचीन भाषा या शास्त्रीय भाषा या कठिन, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने काशी में संस्कृत का अध्ययन किया है और पारंपरिक ढंग से किया है। और आज मित्रों, आप सबके सामने मैं इस शैक्षिक संचार संकाय से, जिनका लोगो यानी कि उद्देश्य वाक्य है ज्ञानम विज्ञानम विमुक्तये, यानी ज्ञान और विज्ञान हम लोगों की परम अवस्था या विमुक्ति माने वो आनंद की अवस्था के लिए है जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा द यूज ऑफ संस्कृत इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्षमा करेंगे, यानी कि जैसे गीतिका ने बताया, जो हमारे टेलीविज़न या रेडियो या इंटरनेट या आजकल व्हाट्सएप और नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं और कंप्यूटर विज्ञान में संस्कृत का प्रयोग कैसे होता है, तो आप सब जैसे जानते हैं कि इसको कोई भी आप वेबसाइट जब खोलते हैं तो पहले www करते हैं। अब आप जानते होंगे कि ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्वव्यापी जाल। ये विश्वव्यापी जाल है ज्ञान विज्ञान का और संचार माध्यम का और टेक्नोलॉजी का और सूचना का, जिससे हम सब परिचित हैं और उसका प्रतिक्षण प्रयोग करते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हो रहा है और हर एक उम्र के, हर एक पीढ़ी के, हर एक वर्ग के लोग इसका उपयोग करते हैं विश्व में। तो ये जाल नया नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। कैसे? तो आज से कई हजार वर्ष पूर्व पाणिनि मुनि ने, यानी कि जो व्याकरण के महान विज्ञाता और वैज्ञानिक थे, इन्होंने 14 सूत्रों के आधार पर एक व्याकरण की रचना की, सूत्र बनाए करीब 4000 के करीब, जिस पर पूरा संस्कृत भाषा का व्याकरण आधारित है। और उसके बारे में हमारे एक और विद्वान नंदिकेश्वर, जो कि वैज्ञानिक भी थे, विचारक भी थे और भाषाविद थे, उन्होंने काशिका करके एक ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है।
आप लोगों की रुचि ज्ञान के लिए मैं वो श्लोक आपके सामने रखता हूं कि ये जाल कितना पुराना है, जिसका हमको संदर्भ मिलता है अपने प्राचीन ग्रंथों में। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम। नटराज, राज माने शिव जी, और शिव जी तांडव करते आप सब जानते हैं। जब वो बहुत अतिरेक आनंद का अनुभव करते हैं तो उनका तांडव नृत्य और पार्वती का लास्य नृत्य प्रसिद्ध है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारी परंपराओं में। तो नृत्यावसान माने तांडव नृत्य के बाद शिव जी ने डमरू बजाया। ढक्काम ननाद माने डमरू बजाकर नवपंचवारम, नव माने 9, 9 संख्या, और 5 माने 5, 9 और 5 14, 14 बार डमरू बजाया। और 14 बार डमरू बजाने के बाद उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये जालम जो शब्द मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाहता हूं, आई उन रिल रिक ए ओंग आई औच हयवरट लण यमगण नम झभय घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चट तौ कपय शशर हल। ये 14 सूत्र है, और इन्हीं 14 सूत्र में स्वर और व्यंजन जो देवनागरी लिपि से हम परिचित है, अ आ ई उ, इसका पूरा विस्तार उन्होंने 4000 सूत्रों में किया है। तो ये जो जाल है, नेट है, उन्होंने कई हजार वर्ष पूर्व इसको गूथा है, बनाया है, और उस पर आधारित है ये संस्कृत भाषा, जिसको देव भाषा कहते हैं, दिव्य भाषा कहते हैं, प्राचीन भाषा कहते हैं, और आज के वैज्ञानिक इसको ब्रह्मांड की भाषा कहते हैं। आप सब के ज्ञान के लिए, आप सब की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी को वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर मिला है इसके प्रभुत्व के कारण, और हमारी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं जो बोलियां हैं। लेकिन संस्कृत का स्थान क्या है, तो इसके बारे में एक बार एक बहुत बड़ा यहां पत्रकारों का सम्मेलन हुआ था 10-15 साल पहले, और उसमें सुख्यात जो रामकथा कहते हैं पूज्य मुरारी बापू जी, उनको पत्रकारों ने पूछा कि इस तरह से हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो संस्कृत का स्थान कहां है? तो उन्होंने कहा था संस्कृत तो ब्रह्मांड की भाषा है। अब कैसे है और किस तरह से इसका प्रयोग होता है, वो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने पिछले 40 वर्ष तक रेडियो और दूरदर्शन में संस्कृत समाचारों का प्रसारण, अनुवादन, संपादन ये कार्य मैं करता रहा हूं, तो उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है। भाषा तो है ही है, क्योंकि भाषा की हम व्याख्या करते हैं इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट इमोशन एंड सटलेस्ट थॉट्स। वो भाषा होती है जिसमें हम हृदय के गंभीर भावों को और मस्तिष्क के उदात्त विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसका नाम भाषा होता है। और भाषा और बोली में अंतर है। बोली यानी हम घर में बोलते हैं, आसपास में बोलते हैं, उसमें व्याकरण उतना ज्यादा कठिन नहीं होता है, सरल होता है। बच्चा बोलता है, वो व्याकरण को फॉलो नहीं करता है। लेकिन किसी जैसे मंच पर मैं अभी बोल रहा हूं, या आप लोग जैसे मंच से बोलते हैं, या किसी के सामने कोई बात कहते हैं, तो वहां एक परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं जो व्याकरण के अनुसार, नियमों के अनुसार बोली जाती है, और उसका एक स्तर होता है। और विशेष रूप से मैं आपको कहूं कि हमारी जो करेंसी नोट है, चाहे 10 रुपये की, 500 रुपये की, 1000, उसमें जितनी भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में उसकी अपनी भाषा और उसको मान्यता होती है, जिसका संवर्धन, विकास और प्रयोग का दायित्व सरकार का होता है। तो संस्कृत के लिए ये जो 14 सूत्र मैंने आपको कहे, वो 14 सूत्र शिव जी के डमरू से निकले, ऐसी मान्यता है। और ये मान्यता के आधार पर आई उन रिल रिक ए ओंग आई औच हयवरट लण यमगण नम जभय घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ त चट तौ कपय शशर हल। इसको आज कंप्यूटर विज्ञान में कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है, या जैसे
नए नए सॉफ्टवेयर बनते हैं तो ध्वनि के साथ इस व्याकरण से कैसे आर्टिफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसलिए बार बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल से सुना होगा कि किस प्रकार से संस्कृत को कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका एक तरह से इसकी मदद ली जा रही है और इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस विषय पर हम बाद में कहेंगे। अब मैं आपको जो मैंने कहा था नंदिकेश्वर का, काशिका का ये श्लोक, उसके आधार पर जाल शब्द से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो www है वो विश्वव्यापी जाल का एक प्रतीक है। और ये जाल हमारे लिए जो इस भाषा को पढ़ते हैं या व्याकरण को पढ़ते हैं उनके लिए नया नहीं है। और साहित्य में जाल दूसरी तरह का है। अगर मैं कहना चाहूं तो हमारे यहां श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि संसारेपि सतीन्द्र जालम अपरम यद्यस्थितेनापि किम। इस संसार में जो इंद्रजाल है माने माया है, जादू, इंद्रजाल जादू बोलते हैं संस्कृत में, उसको भी जाल कहते हैं। माया माने जो दिखता है नहीं लेकिन दिखता है, तो इस तरह से वो भी एक जाल है। तो इस तरह से भर्तृहरि जो संस्कृत काव्य के महाकवि है, उन्होंने भी जाल संसार को बताया है। तो ये इस जाल में, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वैद्युत आणविक संचार माध्यम कहते हैं हम अपनी भाषा में, उसमें संस्कृत कहां कहां और कैसे कैसे प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक विज्ञापन दिखा रहा हूं जो आपने जरूर देखा होगा। देखिए, 1 लीटर पेट्रोल आपको 3,500 साल पीछे ले जा सकता है। मार्गः नास्ति, अवरुद्धः, अवरुद्धः। ओहो, मार्गः नास्ति, अवरुद्धः, अवरुद्धः। मार्गः अवरुद्धः अस्ति। रात्रो वृक्षः प्रतितः प्रतिगम्यताम्। वंडरफुल। मैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर यानी नई बजाज डिस्कवर DTS SI पर 1 लीटर दूर मातुर, जहां आज भी सिर्फ किम तृप्तः वा? संस्कृत बोली जाती है। जी, ये विज्ञापन संस्कृत में बना हुआ है। मैंने इसलिए आपको इसको दिखाया कि आज भी इस भाषा में जिस तरह से प्रयोग किया गया, आप समझ गए होंगे कि रास्ता रुका हुआ है, पेड़ गिर गया है, वहाँ रास्ता नहीं है, तुम आगे नहीं जा पाओगे। और ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मुत्तूर गांव है, जहां आज भी पूरे गांव में संस्कृत बोली जाती है। इसके बारे में आपने पढ़ा सुना होगा, और कभी अवसर मिले जरूर इस गांव की आप यात्रा कीजिए। और उसके बारे में ये विज्ञापन बनाया गया है। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि किस तरह से संस्कृत के विज्ञापन रुचिकर, प्रिय और अपनी ही भाषा में हमको कैसे लग सकते हैं। और भी विज्ञापन बन रहे होंगे, मैंने केवल उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा है। आप जैसे जानते होंगे आकाशवाणी से 41 साल से, क्योंकि 30 जून 1974 को संस्कृत समाचार आरंभ हुए थे और इस 30 जून 2015 को 41 साल हो जाएंगे। 41 साल से लगातार हमारे डे टू डे की न्यूज़, खबरें, समाचार हम संस्कृत में सुनते हैं। और उसके ठीक 20 वर्ष बाद यानी कि 21 अगस्त 1994 को दूरदर्शन ने दोपहर को साप्ताहिक संस्कृत समाचार का प्रसारण आरंभ किया था। कुछ सालों बाद उसको दैनिक कर दिया। आज कल सुबह आप सुनते हैं डीडी न्यूज़ पर और डीडी न्यूज़ चैनल है, 2 चैनल पर, डीडी नेशनल पर। तो ये समाचार आप देखते ही है। देश विदेश में सभी जगह संस्कृत में कार्यक्रम होते हैं और अनेक प्रकार से अब हमारे अन्य राज्य है वो भी संस्कृत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारण कार्यक्रम के रूप में, समाचार के रूप में या टॉक परिचर्चा के रूप में करने का प्रयास भी कर रहे हैं और आरंभ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से त्रिवेंद्रम से मलयालम भाषा में प्रसारण करने वाला टीवी चैनल जिसका नाम है जनम, वो अब संस्कृत में समाचार आरंभ करने जा रहा है। देखिए, ये त्रिवेंद्रम का चैनल है जनम।
माध्यमरङ्गे नव्यानुभवरूपेण परिणीयमाने जनं टीवी माध्यमे देवभाषायां संस्कृते प्रतिदिनं वार्ताः विश्वस्य अतिनूतनवार्ताः घटनाविकासां च अतिपुरातनभाषया संस्कृतेन जनं टीवी द्वारा सम्प्रति भवन्तः अपि सायं 5 वादने दृश्यमर्हन्ति इति वार्ताः। जी, जो संप्रति वार्ता कह रहे थे वो दक्षिण भारत केरल के सुख्यात अभिनेता मोहनलाल है और इन्होंने कई संस्कृत नाटकों में भी हिस्सा लिया है। महाकवि भास जिन्होंने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं उसमें कर्णभारम करके राजा कर्ण, आप महाभारत का चरित्र है जानते हैं, उसका चरित्र निभाया था। वो नाटक दिल्ली में, बम्बई में सभी जगह दिखाया गया है। तो मोहनलाल जी के द्वारा ये जन्म टीवी ने ये विज्ञापन दिया कि किस प्रकार से ये जन्म टीवी चैनल त्रिवेंद्रम से प्रतिदिन शाम को 5 बजे संस्कृत में समाचार प्रसारित करेगा। मैं आपको इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे संस्कृत को के बारे में जो भ्रांतियां हैं कि ये कठिन है या इसका व्याकरण कठिन, बिल्कुल थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि गणित में गणित के जो सवाल है, रिडल्स हैं या जिसको आप जमा, घटा, गुण, जोड़ कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आरंभ में या पहाड़े टेबल्स जिसको कहते हैं वो याद करना कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास होने पर, जैसे मैं आपकी सद्य अहम संस्कृत भाषायां वदामि अत्र अवगमने न किमपि काठिन्यम अहम सांप्रतम संस्कृत विषये भवतां समक्षम किंचित वदामि केन प्रकारेण विद्युत आणविक माध्यमेषु संचार माध्यमेषु संस्कृत भाषायाः प्रयोगो भवति विज्ञापनानि प्रसार्यन्ते अपि च विभिन्नानि टीवी चैनल इत्यादीनि संस्कृत भाषायां वार्ताः प्रसारयन्ति इत्यादिकम। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। तो ये कठिन नहीं है, केवल एक प्रयास के रूप में हमको स्वीकार करना कि इसको हमने सीखना है और इससे क्या क्या लाभ है। तो मैं आपको केवल जेम्स ब्रिटिश स्कूल का संदर्भ देना चाहता हूं। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में या टीवी चैनल से सुना होगा या यूट्यूब से उसकी क्लिपिंग सुनी होगी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लंदन में जेम्स ब्रिटिश स्कूल अब आरंभिक कक्षाओं से अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। देखिए। Sarve sadhu na jesi ka
Vaksisam Shrutirjnana Yogavya Vastiti Danam Damascha Yajnascha Swadhyayastapa Arjavam. Avinashi tu tadviti yena sarvamidam tatam vinasham avyayasyasya na kaschit kartum arhati. Avinashi, indestructible, tu but, tat that, witty no, yena by which. Jamal, it's up to you again. No. 1, 2. No? Alright, this is going on the bonus. David. It's not no. Aria. Everyone? Nawanita butter. Again. Nawanita butter. That's for you. Alright, Joshua, you are next. Shh. Needs to be absolutely silent. Everyone? Pahalam fruit. Again. Pahalam fruit. Pass this back to Joshua, please. Raghav, wake up. You're next. मित्रों, आपने ये क्लिपिंग्स देखी। YouTube पर इस तरह की अनेक प्रकार की क्लिपिंग्स आप देख सकते हैं। मुझे जो कहना है कि अब भारत में अगेन केरल राज्य की बात करूं तो वहाँ प्रथम कक्षा से अरबी, फारसी, मलयालम पढ़ाई जाती रही है। वहाँ के जो संस्कृत शिक्षक समुदाय है, केरल संस्कृत शिक्षक संघ, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि संस्कृत को भी आरंभ से पढ़ाया जाए और कई वर्षों के प्रयास के बाद अब पिछले 2 वर्ष से संस्कृत को भी एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पहली कक्षा से पढ़ाने का सरकार ने निर्णय किया है और ये कार्य आरंभ हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में संस्कृत को मान्यता दी है। प्रथम राजभाषा उनकी हिंदी है ही है, प्रथम भाषा, और द्वितीय राजभाषा संस्कृत को मान्यता दी है। तो मैं केवल आपके सामने ये रख रहा हूं कि पूरे विश्व में संस्कृत की उपयोगिता के बारे में अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। अब संस्कृत कहाँ कहाँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रयोग होता है और जो पढ़ना चाहते हैं या इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत रुचिकर एक और क्लिपिंग मैं पहले दिखा दूं, फिर मैं बताता हूं आपको। सुनिए और देखिए। कच्छपी वंशी ब्राजील लोक कथा प्रतिश्राविता अमितः गर्गः। अथैकदा कस्याः अपि नद्याः तटे कच्छपी तस्याः वंशीम् अवादयत्। यदा कच्छपी वंशीम् अवादयत् तदा सर्वेऽपि पशवः अशृण्वन्। सिंहाः, गजाः, चित्रपतंगाः, सर्पाः, वानरास्तु कच्छप्याः संगीतानुसारेण अनृत्यन्। एकस्मिन् दिने कश्चित् मनुष्यः कच्छप्याः संगीतम् अशृणोत्। सः अचिन्तयत्, एषा कच्छपी एव वंशीं वादयति, हरिष्यामि ताम्। अधुना सुस्वादु भवेत् तस्याः मांसम्। सः कच्छपीम् आहूय अवदत्, अयि कच्छपी, दर्शय मां सुस्वरां निजवंशीम्। कच्छपी शनैः शनैः द्वारं प्रति आगता हस्तं प्रसार्य स्ववंशीं प्रादर्शयत्। किन्तु यदा मनुष्यः कच्छपीं दृष्टवान् तदा तां कण्ठेन गृहीतवान्, अपि च धावितुम् आरभत। कच्छपी स्वरक्षणार्थम् आक्रन्दितुं प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु सा शब्दं कर्तुं न अशक्नोत्। कच्छपी नेत्रे निमील्य वंशीं दृढं धृत्वा स्वस्य भाग्यं प्रत्यैक्षत। यदा मनुष्यः निज कुटीरं प्राप्तः तदा सः कच्छपीं पञ्जरे अस्थापयत्, तस्य द्वारं च पिहितम् अकरोत्। ततः
सः निजशिशून् अवदत्, पश्यत इयं पञ्जरात् बहिः न गच्छेत्। एवम् उक्त्वा सः कार्याय निजक्षेत्रम् अगच्छत्। शिशवः गृहात् बहिः अखेलन्। कच्छपी पञ्जरे निश्चला उपविश्य शिशूनां पितुः वचनानि अचिन्तयत्। सा वंशाम् अतिमधुराः स्वरावलीः वादयितुं प्रारभत। शिशवः ताः श्रुत्वा पञ्जरं प्रति अधावन्। कच्छपि, अपि त्वं वादयसि वंशीम् इति ते अपृच्छन्। तेषां नेत्राणि आश्चर्येण विस्फारितानि। आम् इति कच्छपि अवदत्। सा वंशीवादने एव प्रवृत्ता, यतः सा अपश्यत् यत् संगीतेन शिशवः हर्षान्विताः जाताः। जी, ये बुक बॉक्स नेट करके बहुत सारी कहानियाँ आपको YouTube पर मिलेगी। एक प्रयास है कि संस्कृत को सरल भाषा में, और जो संस्कृत लर्नर है, संस्कृत सीखना चाहते हैं, कैसे इसका उच्चारण हो और कैसे व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाए, सरल भाषा में छोटे छोटे शब्दों में इसमें प्रयोग किया गया है। ये ब्राज़ील की एक लोक कथा थी जिसको एनिमेटेड फिल्म के द्वारा आपको बताया गया। हितोपदेश की जो छोटी छोटी कथाएं हैं पशु पक्षियों की, जो बहुत प्रसिद्ध है, अमर चित्र कथा में भी हम लोग पढ़ते हैं, उस पर आप अगर गूगल पर जाएं और एनिमेटेड संस्कृत स्टोरी क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी ये कथाएं संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में भी ये बुक बॉक्स नेट करके इनका प्रयास है। तो संस्कृत के लिए किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रयास किया जा रहा है कि सरल रूप में, और जो जिसको सुविधा नहीं है, दूर दराज के लोग हैं, उनको भी घर बैठे संस्कृत सीखने का अवसर मिले और बड़े मनोरंजक और सरल तरीके से। क्योंकि कठिन अगर भाषा को बना दिया जाए तो उसको पढ़ना, सुनना और लिखना ये सब कठिन हो जाता है। तो ये एक प्रयास है, और इस प्रकार की हितोपदेश की कहानियां और विभिन्न देशों की लोक कथाओं पर आधारित कई आपको स्टोरीज मिलेगी। तो ये एक किस तरह से प्रयोग संस्कृत का हो रहा है। और संस्कृत भारती करके संस्था आपने नाम सुना होगा, जो संस्कृत भाषाम भाषित भाषाम टू मेक संस्कृत एज ए स्पोकन लैंग्वेज, आज की 21वीं शताब्दी की अवधि में संस्कृत को स्पोकन लैंग्वेज, भाषित भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयास कर रही है। उनके कई प्रकल्प है। सरल संस्कृत बुक का प्रकाशन करना, वीडियो ऑडियो कैसेट बनाना, इस तरह से एनिमेटेड स्टोरी को, और ऑनलाइन लेसन है। आप संस्कृत भारती संस्कृत लेसन ऐसा करेंगे क्लिक तो आपको मिल जाएगी वो आपको साइट, और वाहिका जिसको हम बोलते हैं, संचार वाहिका, और आराम से आप उसको घर बैठे आप ऑनलाइन संस्कृत लेसन्स भी पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद की एक एकलव्य एकेडमी है जो इस बारे में काफ़ी प्रयास कर रही है। तो मैं अब मेरे पास जो सामग्री है उसमें से कुछ आपके सामने रखता हूँ विस्तार से, कि आप विद्यार्थी, छात्र या संस्कृत पढ़ने वाले किसी भी उम्र के व्यक्ति जो संस्कृत के अनुरागी है, भाषा के रूप में, विज्ञान के रूप में और जीवन पद्धति के रूप में इसको सीखना चाहते हैं, तो आपके सामने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं, संपर्क मिला सकते हैं। और जो उद्देश्य है ज्ञानम विज्ञानम विमुक्तये, हमारे इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, यूजीसी का, जिसमें ये अंतरराजकीय संचार संकाय के द्वारा आप ये सीईसी के द्वारा ये सुन रहे हैं लेक्चर, तो वो है एक केरल के ही शिक्षक संघ ने एक साइट बनाई है जिसको संस्कृत टीचर के नाम से है। अगर आप गूगल पर संस्कृत टीचर टाइप करके क्लिक करेंगे तो आपको एक वाहिका खुलेगी जिसमें उन्होंने आरंभ में करीब 75 के करीब लिंक दिए हुए हैं। एक दो लिंक मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी तो आप खुद समझ लेंगे। जैसे www.wikipedia.org, ये आप खोलिए, आपको समग्र सामग्री संस्कृत के बारे में उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी वाहिका है वही www.deepika.com,
दीपिका की स्पेलिंग है DEEPIKA। इसको आप टाइप करके खोलेंगे, आपको पूरा संदर्भ और पूरी जानकारी, जितनी भी लिंक्स है, सबके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। इसी तरह से www.sanskrit.sapphire.com, यहां संस्कृत की स्पेलिंग है SANSKRIT, क्योंकि कुछ लोग संस्कृत ऐसा बोलते हैं, दोनों रूप चलते हैं, लेकिन संस्कृत नेजल साउंड, एन की साउंड ज्यादा प्रयोग में की जाती है। SANKRIT sanskrit.sapphire.com। इसके द्वारा आप अनेक प्रकार की संस्कृत की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो वाहिका है, साइट है, वो है www.sanskritdocuments.org, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट www.rsvidyapit.ac.in, रामायणा। ये राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति और संस्कृत विद्यापीठ कालड़ी, ये दोनों जगह के विद्यापीठ है जिनकी साइट है, जिसको आप देख सकते हैं। जो सामग्री है उसका उपयोग आप कर सकते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। उसके बाद www.prapatti.org, प्रपत्ति की स्पेलिंग है PRAPATTI. प्रपत्ति, प्रपत्ति माने शरणागति संस्कृत में होता है। इस तरह से ये साइट है और बहुत सारी है। आपकी सूचना के लिए आप संस्कृत टीचर इस साइट पे जाएंगे, आपको ये सब उपलब्ध हो जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि संस्कृत में बहुत सारे डेली न्यूज़पेपर है जो ऑनलाइन भी है और उसकी हार्ड कॉपी भी मिलती है। सबसे पुराना अगर मैं कहूं दैनिक पत्र तो सुधर्मा करके है, उसको ऑनलाइन आपको देखना है तो वो है www.sudharma SUDHARMA sudharma.epaper EPAPER epaper today TODAY। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं www.sudharma.epapertoday.com। इस पर यह दैनिक पत्र है जो मैसूर से, कर्नाटक राज्य का मैसूर आप जानते हैं, महिषपुरम या महिषापुरम हम लोग संस्कृत में इसको कहते हैं, वहाँ महिषासुर मर्दिनी की बहुत बड़ी एक मूर्ति है जो बड़ी प्रसिद्ध है और दशहरा के दिनों बहुत बड़ा मेला लगता है, ये आप सब जानते होंगे। प्राचीन नगर है मैसूर। वहाँ से एक वरदराज अयंगार संस्कृत के विद्वान थे, अब नहीं रहे, उन्होंने ये डेली न्यूज़पेपर शुरू किया है और इसको 45 साल हो गए, 45 ईयर्स। प्रतिदिन 2 पेज का निकलता है, कभी 4 पेज का निकलता है और ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं। पहले पेज में सारी न्यूज़ होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संक्षेप में, और उसका जो दूसरा पेज है वो उसमें लेख, कविता और किसी साहित्य के बारे में कोई रचना, उसका प्रकाशन होता है और ये डेली न्यूज़पेपर है। वे नहीं रहे हैं तो उनके बेटे संपत कुमार और उनकी पुत्र वधू यानी श्रीमती संपत कुमार जयलक्ष्मी जी, ये इनको चला रहे हैं आजकल। संस्कृत अखबार चलाना बहुत बड़ा कठिन काम है, जिसको हम लोग कहते हैं असी धारा व्रतमिदम, जैसे तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है, या जिसको कहें लोहे के चने चबाना, क्योंकि इसमें मिलता कुछ नहीं है, व्यावसायिक रूप से कोई आय नहीं हो सकती है। केवल एक निष्ठा, समर्पण और सेवा के भाव से संस्कृत विद्वान या संस्कृत अनुरागी अपनी परंपरा को, अपनी वैदिक मनीषा को या अपना जो सनातन ज्ञान है इसको लगातार चलाने के लिए इस तरह के समाचार पत्रों का प्रकाशन करते हैं। इसी श्रृंखला में और कई नाम है, मैं केवल आपके संदर्भ के लिए एक नाम बोलता हूं, संस्कृत वर्तमान पत्रम। इसको भी आप www.samskritvartamanapatram.com करेंगे। इसके संपादक है बहुत युवा संस्कृत के अनुरागी विद्वान श्री प्रफुल्ल पुरोहित, बड़ौदा से ये अखबार निकालते हैं। 4 साल हो गए हैं करीब, और ऑनलाइन भी है और इसकी हार्ड कॉपी वो गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र में वितरित करते हैं। पूरे भारत में अभी इसका प्रचार उस तरह का नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वो इस तरह से इस अखबार को शुरू किया है, वो चला रहे हैं। प्रभातम करके है, विश्व वृत्तांतम करके एक पत्र है जिसमें अभी काफ़ी परिष्कार होना बाकी है, और इस तरह से कई दैनिक पत्र
बीच बीच में आरंभ हो रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर आरंभ हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से या किसी संगठन की ओर से या किसी संस्था की ओर से, न्यास ट्रस्ट की ओर से यदि आर्थिक सहायता मिले या ग्राहक पाठक मिले तो शायद संस्कृत पत्रकारिता में ये अखबार चिरजीवी होंगे और प्रत्येक व्यक्ति इसको पढ़ पाएंगे। दैनिक समाचार पत्र के बाद अगर मैं पाक्षिक समाचार पत्र के केवल संदर्भ के लिए आपको कहूं तो ऑनलाइन संस्कृत भवितव्यम है। संस्कृत भवितव्यम नागपुर से प्रकाशित होता है। संस्कृत के विद्वान श्रीधर भास्कर वर्णिकर साहब, जो बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के लिए बहुत काम किया, उन्होंने ये अखबार शुरू किया था 62 साल पहले, 62-63 साल पहले नागपुर से ये प्रकाशित होता है। आजकल उनके बेटे श्री चंद्रगुप्त वर्णिकर जी इसको चला रहे हैं, प्रबंध संपादक उसके हैं, और इसकी संपादिका है श्रीमती लीना रस्तोगी जी, और ये 8 पेज का साप्ताहिक पत्र है। ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं और हार्ड कॉपी भी इसकी मिलती है www.sanskritbhavitavyam.com या .in, जो आप कहें ये आपको मिल जाएगा। और संस्कृत भवितव्यम की तरह संस्कृत संभाषण संदेश, इसका अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि संस्कृत भारती का पिछले कई वर्षों से मासिक पत्र है या मासिक पत्रिका कहिए, जो बहुत लोकप्रिय है देश और विदेश में। विदेशों में भी इसके बहुत पाठक हैं और देश में भी है। और इसकी जो विशेषता है वो है कि इसमें हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सरल संस्कृत में सामग्री है। बालकों के लिए इसमें स्तंभ है, महिलाओं के लिए है, समाचारों के लिए है, साहित्य के लिए है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए है। एक बहुत सुंदर प्रयास है संस्कृत भारती का, और जिसके पीछे इनके कार्यकर्ताओं का डेडिकेटेड एफर्ट्स, समर्पित प्रयास, बहुत निष्ठा के साथ वर्षों से काम कर रहे हैं। कई नाम है, और उन लोगों ने संस्कृत संभाषण संदेश www.sanskritsanbhashansandesh.com या .in करेंगे, आपको ये प्राप्त हो जाएगा ऑनलाइन, और इसको आप पढ़ सकते हैं अपनी संस्कृत की ज्ञान वृद्धि के लिए। इस प्रकार से मित्रों बहुत सारे पत्र हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन से आप संस्कृत समाचार सुनते होंगे, जो सरल संस्कृत या आधुनिक संस्कृत में प्रसारित किए जाते हैं, और इन पत्र पत्रिकाओं में भी ये समाचार आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नए नए शब्द जो संस्कृत में, जैसे कि डबल डेकर बस कहना है तो संस्कृत में आप क्या कैसे कहेंगे, तो हम इसको बोलते हैं समाचार में द्वितलीयम बसयानम। या जैसे कि मैं आपके सामने रखूं, ये मेरे पास है दिल्ली मेट्रो कार्ड है, ये स्मार्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं, दिल्ली में मेट्रो की यात्रा इससे करते हैं स्मार्ट कार्ड से। तो इसको हम संस्कृत में स्मृति पुटकम या स्मृति पत्रम बोलते हैं। स्मृति माने मेमोरी, इसमें कितना पैसा जमा किया और यात्रा करते कितना डेबिट होता है, इसमें से खर्च कर दिया, उसकी मेमोरी है। तो स्मृते है इदम स्मार्तम, स्मार्त पत्रम। आप अंग्रेजी में स्मार्ट कार्ड कहते हैं, हम संस्कृत में इसको स्मार्त पत्रम कहते हैं। यानी कि ध्वनि की भी साम्यता है, शब्द की भी समानता है, और सुनने में भी अच्छा लगे। ऐसे नए नए शब्दों का विद्वानों के द्वारा, आधुनिक युवा संस्कृत के अनुरागियों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। अब ये शब्दों का निर्माण क्यों होता है, मैं पुनः अपने आरंभ की बात पे आपके सामने संदर्भ दे के आना चाहूंगा कि जो 14 सूत्र बनाए हैं शिव जी के डमरू से निकले हुए, और उस पर पूरा जो संस्कृत व्याकरण विस्तार पाया है, उसमें स्वर व्यंजन जिसको हम कॉन्सोनेंट एंड वोवल बोलते हैं, रोमन लिपि में एबीसीडी जिसको हम कहते हैं, तो एबीसीडी में 5 स्वर है, ए ई यू आई ओ, जबकि देवनागरी में 12 स्वर है, अ आ ई उ ऊ रिल री ए ओ ऐ औ अम अह इत्यादि। विस्तार से मैं नहीं कहूंगा इसको, फिर उसका उदात्त अनुदात स्वरित व्याकरण की बात है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि किस प्रकार से हमारे मनुष्यों ने और भाषाविदों ने ध्वनियों को, साउंड को, एक अपने गूढ़तम भावों को या उदात्ततम विचारों को सूत्र के रूप में और विस्तार के रूप में लोगों के सामने रखने के लिए एक सुव्यवस्थित व्याकरण बनाया। और वो व्याकरण हजारों वर्षों से चला आ रहा है, आज भी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे।
और हमारा आज का अधुनातन प्रयोग जो है, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, और उसमें जो अंतर्जाल है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसको हम तंत्रांश बोलते हैं, इस सब में संस्कृत की इन ध्वनियों के द्वारा इनका उपयोग करके विकास किया जा रहा है। यानी कितना उपादेय ये व्याकरण और ये ध्वनि विज्ञान है। इसलिए संस्कृत के विद्वान या संस्कृत के अनुरागी लोग कहते हैं संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत एक विज्ञान भी है, ध्वनि विज्ञान, जो हमको बताता है कि किस प्रकार से ध्वनि के माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करें। जो अभी आपने क्लिपिंग देखी ब्रिटिश जेम्स ब्रिटिश स्कूल की, उसमें बच्चों का जो अध्ययन कराया जा रहा है, उनके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, आचार्य और उपाचार्य का इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स में पहले कई वर्षों पहले प्रकाशित हुआ, फिर रिपीट भी हुआ है और अभी शायद यूट्यूब पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और उनके स्टेटमेंट है, यानी कि उन्होंने प्रयोग किया है कि बच्चे जब संस्कृत बोलते हैं तो उनकी मस्तिष्क की जो ऊर्जा है या एक्टिविटी है या चेतना, जो भी आप कहें शब्द, वो इतनी सक्रिय होती है कि शरीर विशेष रूप से ऊर्जावान बनता है, सक्रिय बनता है और एक प्रकार की आनंदानुभूति होती है। अब ये आनंदानुभूति क्या दूसरी भाषा में नहीं होती? ये प्रश्न आप कर सकते हैं। यानी कि हम कोई भी भाषा बोले, मातृभाषा बोले, उर्दू बोले, फारसी बोले, अरबी बोले, अंग्रेजी बोले, उसमें भी ये आनंद आता है। लेकिन इस आनंद की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता शक्ति के रूप में कैसे होती है, तो वो बताते हैं कि एनर्जी, शक्ति दो तरह की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी रचनात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी रचनात्मक और विनाशात्मक। इन दोनों शक्तियों में अगर हम सृजनात्मक रचनात्मक शक्ति को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में आनंद ज्यादा है। नकारात्मक भी शक्ति है जो उपयोगी है, लेकिन उसका उपयोग कैसा करना है, किस तरह से करना, इसके लिए बहुत विवेक चाहिए। क्योंकि हम जो बिजली का, प्रकाश का उपयोग करते हैं, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शक्ति के द्वारा हम ध्वनि या संचालन या यंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों का समन्वय चाहिए। और इसी को भारतीय दर्शन ने सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस तरह से इसका विभाजन किया है। आवश्यक नकारात्मक शक्ति भी है, लेकिन उसका प्रयोग कैसा करना, किस प्रकार से करना, वो हमारे विवेक पर आधारित होता है। तो संस्कृत ध्वनि, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि कैसे सकारात्मक चीजों को स्वीकार किया जाए, जीवन में भी, व्यवहार में भी, भाषा में भी और विचार में भी। यानी मन, वाणी और कर्म, जो तीन शब्द कहते हैं, माने बोलना है तो शुद्ध बोलना है, आचरण करना है तो शुद्ध आचरण करना है, और विचार सोचना है तो भी शुद्ध, यानी जो हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, ये हमारा त्रिसूत्रात्मक जो फार्मूला है उसको ये पूरा करता है। हमारे भारतीय साहित्य का भी यही उद्देश्य है कि हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। कोई भी साहित्यकार, कलाकार, गीतकार, रचनाकार सत्य, शिव और सुंदर की उपासना करता है, समाज को यही देता है। अगर ये ना हो तो समाज विशृंखलित हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवन बिखर जाएगा। तो व्यक्तिगत जीवन यानी व्यष्टि जीवन को और समाज जीवन यानी समष्टि जीवन को अच्छी तरह से सत्य, चित्त, आनंद, जो हमारा लक्ष्य है, सत्य माने चेतना, सत्य माने सत्य, चित्त माने चेतना, आनंद माने खुशी, मस्ती, एक प्रकार का जो प्रकृति का आनंद है, उसको कैसे पाया जाए, भाषा के माध्यम से, ध्वनि विज्ञान के माध्यम से, उसका पूरा विकास संस्कृत साहित्य में हमको देखने को मिलता है। मैं आपको और भी संस्कृत की जो हमको लिंक मिलती है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे म्यूजिक है, संगीत है, संगीत में हम 7 सुरों का प्रयोग करते हैं, सारे ग म प ध नि सा। ये सारे ग म प ध नि सा आपने सुना होगा बहुत बार। ये क्या है? तो सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि 7 सुर है, और वो हम जब गाते हैं तो उन सुरों को एक लय में, एक सामंत तारतम्य में बोलते हैं तो वो मधुरता आती है, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है और एक आनंद का अनुभव होता है। तो ये संगीत भी गणितात्मक है, मैथमेटिकल है। यानी कोई बहुत अच्छे विद्वान संगीतज्ञ जब गाएंगे
और शास्त्रीय गायन करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति होती है, खुशी होती है, क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव है आनंद। जब हम गणित के सवाल करते हैं तो गणित में भी एक गिनती होती है, मैथमेटिकल, माने 2 + 2 4, 4 + 4 8, इस तरह से होता है। तो गणित का अपना एक नियम है, उसमें आप 7 या 9 नहीं कर सकते, 4 + 4 9 या 7 नहीं कह सकते, 8 ही होगा। लेकिन इन 8 को कहने के लिए जो नियम है वो केवल अंकों का है। इसी तरह से संगीत में सुरों का एक सामंजस्य है, इसी तरह से संस्कृत में वर्णों का है, ध्वनियों का है। संस्कृत जो शब्द है आप जानते होंगे, इसका अर्थ होता है रिफाइंड, परिमार्जित, परिष्कृत, सुसंस्कृत। जो चीज है उसको संस्कृत बोलते हैं। कृत माने किया हुआ और सम प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो प्रीफिक्स के द्वारा संस्कृत ऐसा शब्द दिया गया। यानी बोलचाल में हम जो बोली में भाषा बोलते हैं वो तो हम बोलते ही हैं, जो माता पिता ने सिखाया, बड़े भाई बहनों से हमने सीखी बोलियां, और अनेक प्रकार की बोलियां होती है, उसका विकास होता है, फिर वो विलुप्त हो जाती है, बोलियां आती है जाती है। लेकिन भाषाएं भी आती है जाती है, कई भाषाएं विलुप्त हो रही है आज इस पृथ्वी मंडल से, यानी कि रही, व्यवहार में आई और विलुप्त हो गई। लेकिन जो वैज्ञानिक है, जिसका व्याकरण अनुशासित है, मर्यादित है, सुव्यवस्थित है, वे भाषाएं हमेशा रहेगी या दीर्घ काल तक रहेगी या चिरंजीवी होंगी। संस्कृत वैसा ही ध्वनि विज्ञान है जो हमें हजारों, क्योंकि वेद हमारी वैदिक भाषा में जो ज्ञान भंडार है वो, उसके लिए विद्वान जब काल निर्णय करते हैं कि कब वेद हमारे सामने आए, तो बहुत सारे विद्वान 5000 वर्ष या कई हजार वर्ष इसके बारे में कहते हैं कि वेदों का, और वेद व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, वो ईश्वरीय रचना कह सकते हैं या अपौरुषेय मानते हैं, यानी कि किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। महान पुरुषों ने साधना की और अपने इंट्रोवर्ट होके, अंतर्मन होके, उनके अंदर एक प्रकाश, एनलाइटनमेंट हुआ और उन ऋचाओं का आविष्कार हुआ, और उन्होंने उन मंत्रों को नाभि से जैसे उच्चरित हुए तो उन्होंने कहा हरि ओम आनंदाद इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। ओम शांति शांति शांति। आपने जितना भी सुना उसके पीछे जो ध्वनि है, और इस ध्वनि को जितना भी अभ्यास के द्वारा सिद्ध किया जाए, जो कि एक संगीतकार करता है, एक साधक करता है, एक कलाकार करता है, एक रचनाकार करता है, और उसके द्वारा जो एक अनुभूति होती है, एक आनंद आता है, वो इन मंत्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैं फिर से अपने पुराने विषय पर आऊंगा कि किस प्रकार से समझने के लिए भाषा शास्त्रियों ने संस्कृत को वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में विभाजित किया। वैदिक संस्कृत जिसमें वे वैदिक ऋचाएं हैं, जो कि हमारे नेट पे उपलब्ध है, चारों वेद को अगर आप YouTube पर जाएं और वेद मंत्रों के बारे में आप कहें वेद मंत्र रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, और दक्षिण भारत के विद्वानों का, पूर्व भारत के, पश्चिम भारत के सब विद्वानों का वेद पाठ संग्रहित है। और जिस तरह से वेद पाठ करते हैं और एक एम्बियंस माने परिवेश बनता है जिसमें एक प्रकार के ऊर्जा का संचार होता है, तो वो कैसे होता है मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि आजकल के जो हमारे साधन हैं, जैसे पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी, जितने भी साधन हैं हमारे, उसमें वायरस आ जाता है। हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब में वायरस आ जाता है, ये विकार है। लेकिन हमारे मनुष्यों ने बिना इन उपकरणों के वेद पाठों की ऐसी परंपरा विकसित की जिसको घन पाठ, जटा पाठ, क्रम पाठ, कई पाठ माने जाते हैं। आप जैसे सुनते होंगे वेद पाठ, तो उनके द्वारा उन मंत्रों को इस तरह से ऑर्डर में किया कि आज तक कोई वायरस नहीं आया है, ना आएगा। यानी ध्वनि विज्ञान का इतना परम परिष्कृत स्वरूप हमारे सामने श्रुति परंपरा से, गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से इसको उन्होंने
प्रचालित किया है। तो इसके बारे में विस्तार से आगे अवसर मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। किंतु ये सारी बातें हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उपलब्ध है, आप अगर जानना चाहे। क्योंकि कोई ये कहे कि केवल पंडितों की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, कर्मकांडियों की, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक देश की, विश्व की भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा, मैंने जैसे कहा। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि विदेशों में कैसे कैसे विश्वविद्यालयों में इसकी चेयर है जहां अनुसंधान हो रहा है, चाहे वो कनाडा हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, चीन हो, सभी जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है। और लोग जो गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए कई सारे एवेन्यूज हैं। संस्कृत में क्या क्या रोजगार मिल सकता, उस पर भी कभी मैं आपके साथ बात करूंगा अवसर मिलने पर। लेकिन मैं जो आपके सामने संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के अनुरागी, या जो लर्नर है, या जो संस्कृत जानना चाहता है, किसी भी उम्र के लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको एक सामने रखूं। कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज आइटम देखी सुनी होगी, मरियम सिद्दीकी की, जिन्होंने गीता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस्कॉन गीता पाठ के उसमें मरियम सिद्दीकी, अगर आप याद करते हो। और हमारे एक विश्व भाषा पत्रिका है, उसके संपादक है पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत सारे पेरिस के, हमारे फ्रांस के स्कॉलर है, ब्रिटेन के कॉर्डाना साहब जो आधुनिक पाणिनि माने जाते हैं, बहुत सारे हैं, मेरे पास पूरा विवरण है। लेकिन मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में इस भाषा को लेकर जो भ्रांतियां थी, अब वो भ्रांतियां दूर हो। हमारे सामने चित्र सामने के किस प्रकार भाषा को लेकर हमारा भविष्य उज्जवल है। मित्रों, मैं अपनी बात आज के संदर्भ में पूरी करने से पहले यह भी कहूंगा कि ऑनलाइन पत्रिका प्राची प्रज्ञा करके हैं, www.prachi प्रज्ञा आप करेंगे, आपको मिलेगा। परसों यानी 3 दिन पहले जो हमारी एक बहुत बड़ी मानवीय दुर्घटना हुई, नेपाल में भूकंप आया, भारत में उसका प्रसार, इतने भूकंप हमने महसूस किए, उसके बारे में उस पत्रिका में उसी दिन समाचार दे दिए गए थे संस्कृत में। मेरे पास है क्लिपिंग कि किस तरह से संस्कृत में उन्होंने कहा कि सांप्रतम अस्माभिः प्रकृतेः तांडवस्य विनाश लीला अनुभूयते सर्वेपि साहाय्यं कुर्वन्तु। उसके संपादक है डॉक्टर सुज्ञान कुमार मोहांती, ऑनलाइन। और मुझे इस बात का गौरव है आप सबके सामने इस बात को शेयर करते हुए कि 3 साल पहले राजस्थान में जयपुर विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स में इस तरह से एज ए रिसोर्स पर्सन उन लोगों से बात करते हुए मैंने कहा कि संस्कृत पत्र पत्रिकाएं ऑनलाइन प्रकाशित करने में कोई कठिनाई नहीं है आजकल। और उन्होंने वो शुरू किया 2.5 साल से, और वो पत्रिका बहुत लोकप्रिय हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस प्रकार से संस्कृत का जो प्रयोग हो रहा है, उसके पीछे जो कारण है उसको मैं 2 मिनट में आपके सामने रखूं, फिर अपनी बात को पूरा करूंगा। ऐसी क्या बात है इसमें, तो संक्षेप में समझने के लिए, क्योंकि मैंने काम किया है इसमें, इस क्षेत्र में, और मुझे जो अनुभव हुआ कि जो धातु है यानी रूट फॉर्म, जैसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं टू गो, टू वॉक, टू रीड, टू राइट, ये रूट फॉर्म है धातु का, क्रिया का, वर्ब का। संस्कृत में ऐसी 2000 धातुओं को डेवलप किया है पाणिनि जी ने। जैसे गमलरी गतौ, माने गम अर्थ गति अर्थ में है, माने गच्छति, आगच्छति, संगच्छति, इस तरह से। पठ अध्ययने, माने पठ पठने, पठति पठता पठति, आप सुना होगा। तो ये धातु ये 2000 है। और इसके साथ साथ प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जो धातु से संज्ञा से पहले लगते हैं वो 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, 22 उपसर्ग है। हिंदी में आप देखते हैं ना, संचार, विचार, आचार, प्रचार, 4 माने चर धातु से 4 बना लिया, और उसके बाद आप उपसर्ग लगाते जाइए, प्रचार, आचार, विचार, संचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सब शब्द उपसर्ग धातु। और सफिक्स माने प्रत्यय, यानी पीछे जुड़ता है। जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीय बनता है, विद्यालय से विद्यालयीय बनता है, तो वो सफिक्स है। 200 सफिक्स है, प्रत्यय है, 22 उपसर्ग है, 2000 धातुएं हैं। इन सब को मिला के शब्दों का जो नया नया निर्माण हो सकता है वो संस्कृत में संभव है। तभी तो आप इंजीनियर के लिए अभियंता कहते हैं, विभाग के लिए संकाय कहते हैं। काय शब्द है, काया माने देह, काय माने विभाग, संकाय माने डिपार्टमेंट। तो इस तरह से संचार, चर से
संचार, कम्युनिकेशन के लिए आप संचार कहते हैं, विचार, आइडिया के लिए आप विचार कहते हैं, आचार, आचरण के लिए, बिहेवियर के लिए आप आचार शब्द का प्रयोग। तो किस तरह से धातु, उपसर्ग, प्रत्यय से मिलकर नए नए शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्मार्ट पत्रम, स्मार्ट कार्ड के लिए आपको कहा, द्वितलीयम, जैसे सीसीटीवी कैमरा, इसको आप संस्कृत में कैसे कहेंगे? तो हम इसको बोलते हैं परिबंधी छायांकक, क्लोज सर्किट कैमरा, टीवी कैमरा कहते हैं ना, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिससे आज बहुत प्रयोग में आ रहा है। तो इसको संस्कृत में, यानी कोई भी अभिव्यक्ति करना हो शब्द के द्वारा और अर्थ बताना हो, संस्कृत से संभव है, सरल संस्कृत से संभव है। मित्रों, यूज ऑफ संस्कृत इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी वैद्युत आणविक संचार माध्यमों में संस्कृत का प्रयोग, ये बहुत विस्तार का विषय है। आगे अवसर मिलेगा, मैं अपने अनुभवों को और मेरी जो अल्प माहिती, जानकारी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत आनंद आया। अगर मेरे अनुभव से आपको लाभ होगा तो मुझे और अधिक आनंद आएगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। आपने जिस तरीके से हमारे तमाम छात्र छात्राओं को सभी बातें बताई जिससे वो लाभान्वित होंगे और उनकी रुचि और बढ़ेगी कि हम संस्कृत इस विषय में और महारथी हासिल करें। और साथ ही साथ जैसे कि नए आयाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके लिए एक नया रास्ता जो है वो खुल रहा है और आप भी अपनी भाषा के माध्यम से, यानी कि संस्कृत भाषा के माध्यम से पत्रकारिता में भी अपने लिए एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर सागर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मित्रों, अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि निरंतर आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप हमारे इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि निरंतर इन लेक्चर्स को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in पर। तो इसी के साथ आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद।